हरिद्वार में मदरसों पर प्रशासन सख्त। 131 की जांच में 23 मदरसों में मिली अनियमितताएं, रोकी गई धनराशि और पोषण योजनाएं की गई बंद। अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का बड़ा अभियान। 8 अवैध भवनों को किया गया सील। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई। रुड़की में विकास के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। गैस पाइपलाइन के ऊपर बस रही न्यू एरा रेजिडेंसी। एचआरडीए की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। देहरादून पुलिस ने रंगदारी और ब्लैकमेलिंग करने वाले शातिर गिरोह का किया खुलासा। मास्टरमाइंड अनुज गोयल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कारोबारी से मांगे थे 25 लाख रुपए। पीएम मोदी की अपील का नौकरशाहों पर दिखा असर। हरिद्वार के डीएम और नैनीताल के एसएसपी पैदल पहुंचे ऑफिस। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर है ऋषिकेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी एमडीडीए ने बड़ा अभियान चलाया। बुधवार को संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ऋषिकेश और देहरादून के कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए 8 अवैध बहुमंजिला भवनों को सील कर दिया। प्राधिकरण का कहना है कि बिना मानचित्र, स्वीकृति और नियमों के विपरीत निर्माण किए जा रहे थे। नोटिस देने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह सख्त कदम उठाया गया। संस्कृति लोक कॉलोनी से लेकर निर्मल बाग तक चली इस कार्रवाई में कई निर्माणों पर सीलिंग की गई। एमडीडीए ने साफ किया कि अवैध निर्माण के किसी भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आगे भी अभियान जारी रहेगा। अगली खबर है हरिद्वार से, जहां सरकार के निर्देशों के बाद जिले में मदरसों की व्यवस्थाओं और संचालन को लेकर प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। जिले के 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच में कई संस्थानों में अनियमितताएं सामने आने के बाद 23 मदरसों की मार्च और अप्रैल मई की धनराशि रोक दी गई। वहीं 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन अब छात्रों, शिक्षकों और वित्तीय अभिलेखों और बाहरी राज्यों से आय सत्यापन प्रक्रिया भी शुरू करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 से केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित होंगे। हमारे हरिद्वार में पीएम पोषण से आच्छादित 131 मदरसे हैं, जिनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। पहले फर्स्ट चरण में हमने इनके साथ संवाद स्थापित किया राइट वीडियो में, और सबको एक न्योता दिया कि आप सभी लोग आए, आपसे अपने सामने बात होगी। तो उसमें से 121 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया और 10 लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया, और उसी दिन उन्होंने बंद करने की, पीएम पोषण योजना बंद करने की नोटिस दे दी। अभी चूंकि एक स्क्रीनिंग टेस्ट में ये 23 मदरसे फेल हुए हैं, तो इनकी धनराशि रोकते हुए एमडीएम की बाकी 108 मदरसों की जारी कर दी गई है। इसका कंसर्न तहसील के एसडीएम या तहसीलदार करें, और सदस्य के रूप में मैं स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी, ये उसमें शामिल। हरिद्वार के लक्सर में मदरसों में गड़बड़ी के बाद हुई कार्रवाई का असर अब जिले के अन्य मदरसा संचालकों पर भी दिखने लगा है। संचालकों का कहना है कि कुछ निजी स्कूल फर्जी तरीके से मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड होकर सरकारी मदद का लाभ ले रहे हैं, जिससे असली मदरसों की छवि खराब हो रही और चंदा मिलने पर भी संकट खड़ा हो गया। ज्वालापुर स्थित मदरसा दारुल उलूम रशीदिया में हुई बैठक में संचालकों ने सरकार से अवैध मदरसों की गहन जांच की मांग की है कि जब मदरसा बोर्ड का संगठन हुआ तो बहुत सारे मदरसे जो है वो मदरसा बोर्ड से मुंसलिक हुए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम के शुरू में, अपने स्कूल के नाम के शुरू में लगा करके मदरसे का नाम चोर रास्ते से वो भी उसके अंदर दाखिल हो गए। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत से पैसे ऐंठना। इससे हमारे मदरसे की छवि ख़राब हुई है उनसे, और लोग हमें चंदा कौन देगा जब उन्हें पता
पता नहीं चलेगा मदरसे वाले जो है ये बेईमाना कर रहे हैं और मदरसों के अंदर घोटाला कर रहे हैं, हमें तो कोई चंदा भी नहीं देगा। हमारा कहना ये है कि इस तरह के जो मामलात सामने आए हैं हुकूमत के सामने वो खालिसतन स्कूल हैं, वो मदरसे नहीं हैं। उनके यहाँ मजहबी तालीम नहीं पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ मॉडर्न तालीम पढ़ाई जाती है। हुकूमत की जिम्मेदारी है भाई, जब अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत काम के सजा भुगतने के लिए उन्हें तैयार भी रहना चाहिए। अगली खबर है, देहरादून में पुलिस ने रंगदारी और ब्लैकमेलिंग करने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया है। ऋषिकेश के कारोबारी को हत्या के प्रयास और लूट जैसे गंभीर मुकदमों में फंसाने का डर दिखाकर पुलिस सेटिंग के नाम पर 20 से 25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। आरोपियों ने कारोबारी से 2 लाख रुपए भी वसूल लिए थे। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल सर्विलांस और व्हाट्सएप चैट की मदद से कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,83,500 रुपए नगद, मोबाइल फोन और कई डिजिटल साक्ष्य बरामद किए। पुलिस का कहना है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से लोगों को डराकर उगाही करता था। अगली बड़ी खबर है, देहरादून में जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटेल नगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने वादी और उसकी मां पर चाकू से हमला किया था। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत गठित पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी जयेश कुमार को घटनास्थल के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने पुरानी दुश्मनी के चलते हमला करने का स्वीकार किया है। पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। अगली खबर है, हरिद्वार में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के तहत उत्तराखंड का पहला मामला दर्ज किया गया है। मामला बुग्गावाला थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला की शिकायत के आधार पर पहले संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में जांच के आधार पर यूसीसी की धाराएं भी जोड़ दी गई। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक यह प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद पहला केस है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। पीड़िता महिला ने अपने पति, ससुर समेत कई लोगों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, जिससे हलाला जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। बुग्गावाला में 4 अप्रैल को एक पीड़िता ने आके थाने पे तहरीर दी थी अपने ससुराल के खिलाफ, और उसमें कई प्रकार के आरोप लगाए थे और मूलतः यह मुकदमा 115(2) और 85 बीएनएस में लिखा गया था। साथ में इसमें 3/4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट था और 2019 का जो भारत सरकार का मुस्लिम विवाह अधिनियम है उसके तहत इसमें मुकदमा लिखा गया था। और इसमें दौरान तफ्तीश ये पाया गया कि जो हमारा राज्य सरकार का यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 का पार्ट 2 और 3, इसके तहत भी इसमें आरोप बनते हैं। तो इन धाराओं की बढ़ोतरी की गई और फाइनली इसमें कल चार्जशीट जो है माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेट का पहला केस है जिसमें कि यूसीसी के तहत पुलिस ने जो है माननीय न्यायालय में चार्जशीट भेजी है। अगली खबर है, रुड़की के मंगलौर में विकास के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां हाईवे किनारे विकसित की जा रही न्यू एरा रेजिडेंसी अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यह पूरी कॉलोनी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन के ऊपर या उसके बेहद करीब बताई जा रही है। मौके पर लगे चेतावनी बोर्ड साफ इशारा कर रहे हैं कि यहां गैस पाइपलाइन गुजर रही है, बावजूद इसके धड़ल्ले से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य जारी है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कॉलोनी का लेआउट पास कराने की प्रक्रिया तो शुरू हुई, लेकिन निर्धारित शुल्क तक जमा नहीं कराया गया। ऐसे में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर किसके इशारे पर यह खेल चल रहा है? वहीं नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए। देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उसे परीक्षा संचालन में विफल बताया। कांग्रेस ने मामले के सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच, एनटीए का वित्तीय ऑडिट और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बड़े परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। 2017 में बनी
और उसमें तमाम भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग काबिज रहे। दुर्भाग्य ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लगातार एग्जाम फेल होते चले गए, उसको किसने ऑथराइज किया, किसने ताकत दी कि आप इतने बड़े बड़े एग्जाम करेंगे? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया? क्या पीएमओ ने दिया? क्या कैबिनेट ने दिया? हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि एनटीए को स्क्रैप कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, इसका फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वो एक फेल शिक्षा मंत्री हैं। साथ के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में सीबीआई इसकी जांच करे और टाइम बाउंड फ्रेम में जांच हो। यह हमारे बच्चों का, नौनिहालों का जिस तरह से भविष्य को खराब करने के लिए भाजपा की सरकार लगी हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम डॉक्टर्स बना रहे हैं या हम चीटिंग से गलत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ये देश को आज सोचना होगा। उसके साथ साथ हम मांग कर रहे हैं कि जिन जिन बच्चों का एग्जाम ये री एग्जाम होगा, री एग्जाम एनटीए न ले, सीबीएसई, यूपीएससी या कोई और बॉडी ले। वहीं देहरादून में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी भर्ती को लेकर विवाद गहरा गया है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी और भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि 24 पदों की भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा दिया गया। प्रेस क्लब में दस्तावेज जारी करते हुए पार्टी नेताओं ने इंटरव्यू प्रक्रिया, चयन समिति और अंक प्रणाली पर भी सवाल उठाए। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में 24 पदों पे जो भर्तियां हुई थी, उसके खिलाफ जो उसमें जो घोटाले हुए थे, उस पर हमने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद इस पर एक जांच बैठी, लेकिन ये जांच मात्र 10 दिनों में सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी ये जांच रिपोर्ट शासन ने सार्वजनिक नहीं की है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ये मांग है कि विदिन 15 डेज ये जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। इसमें जो लोग शामिल रहे हैं इस भर्ती घोटाले में, उन सब लोगों को दंडित किया जाए। इसके अलावा ये भर्तियां जो हैं, जितने भी चहेते लोग हैं, जिनके भी फर्जी सर्टिफिकेट से जो लोग भर्ती हुए हैं, फर्जी चयन प्रक्रिया से जो लोग भर्ती हुए हैं, उन सबको बाहर किया जाए और योग्य अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो फिर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इसके लिए पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगी, ताकि जो बेरोजगार हैं उनका हक उन्हें दिलाया जा सके। वहीं हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ अपील पर असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद उदाहरण पेश करते हुए अपने आवास से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल पहुंचकर एक सकारात्मक संदेश दिया। डीएम ने अधिकारियों को, कर्मचारियों और आमजन से भी अपील की है कि जहां संभव हो पैदल या वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर ईंधन की बचत की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि बैठकें अधिकतर वर्चुअल माध्यम से हो और बिजली के अनावश्यक खपत से भी बचा जाए। डीएम का कहना है कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और इसी सोच के साथ यह मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। वो अननेसेसरी जो फ्यूल का एक्सपेंस है उसको कम करेंगे और ये पॉसिबल भी है, रात को लिंक कर सकते हैं। मीटिंग जो है वो हाइब्रिड मोड में प्रमोट कर रहा है, ताकि कि जो बहुत ही जरूरी है वही ऑफिस आएंगे मीटिंग करने के लिए। बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं या अन्य तहसीलों में जो जैसे अधिकारी रोटी में, लक्सर में, भगवानपुर में बैठे हुए हैं, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज भी हमारी बैठक हाइब्रिड मोड में चल रही है और जहाँ जिनके ऑफिस पास हैं, घर के पास है, वो अननेसेसरी गाड़ियों का इस्तेमाल न करें और एक अधिकारी एक गाड़ी का प्रयोग करे अगर जरूरी है। अन्यथा अन्य प्रयोग जैसे वॉक करके या अन्य चीजों को यूज करके फ्यूल का एक्सपेंस कम किया जा सकता है। इसके साथ ही फ्यूल के साथ साथ हम जनरली देखते हैं कि ऑफिस में अननेसेसरी बिजली की भी खपत होती है। तो ये भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय से निकले तो जैसे बिजली को बंद करने की जो है वो चिंता जरूर करे। वहीं नैनीताल में एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने आमजन से छोटे वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने की अपील की है। इसी क्रम में उन्होंने खुद सरकारी वाहन छोड़कर दोपहिया वाहन से कार्यालय और फील्ड का दौरा किया। उनके साथ कई पुलिस अधिकारी भी पैदल चलते नजर आए। एसएसपी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ईंधन संसाधनों पर दबाव को देखते हुए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह ईंधन की बचत करे। उन्होंने कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी। पुलिस विभाग ने भी अधिकारियों को अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने के निर्देश दिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून में इंजीनियरिंग के साथ साथ समाज सेवा की एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां उत्तरकाशी जनपद के रहने वाले डॉक्टर चंद्रलाल भारती लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इसके साथ ही वे लंबे समय से समाज सेवा में भी सक्रिय हैं।
वे 1250 से अधिक मामलों में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में मदद कर चुके हैं। उनके सामाजिक योगदान के चलते उन्हें राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका। हमारे संवाददाता आशीष डोभाल ने खास बातचीत की, सुनिए। दिला चुके हैं, कई लड़कियों को न्याय दिला चुके हैं और कई बच्चों की जो है फीस इंडिविजुअली अपने आप जो है वो अदा कर रहे हैं। कई बच्चे जो है अपना भविष्य इनके माध्यम से जो है बना रहे हैं। तो सीधे ले चलते हैं, इंजीनियर चंद्रलाल भारती जी मेरे साथ हैं। जी सर, आपका कैसे कैसे देखते हैं आप, पिछले कब से आप कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रलाल भारती है। मैं मूल रूप से जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड नगांव के ग्राम पियाली का रहने वाला हूं। मैं पीडब्ल्यूडी में एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूं और विगत 1996 से मैं सामाजिक कार्यों में लगा हुआ, राजकीय सेवा के साथ साथ में सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखता हूं और लगातार कार्य करता रहता हूं। जी डॉक्टर चंद्रलाल भारती जी, जैसे आप बता रहे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं, कितने बच्चों को आप अभी भी आप जो है अपनी तरह से जो है फीस जमा कर रहे हैं उनकी, और कई बच्चियों को आप SC ST की हो चाहे जनरल की, आप बात बता रहे थे कि जनरल के अगर किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, तो आप उसकी कैसे कैसे आपने कितने बच्चियों की आपने मदद की, कुछ आप बताइए। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया, लगभग 1250 ऐसे केस हैं जो मैंने हैंडल किए हैं। 1250 में से 250 के आसपास विशेषकर महिलाओं से या बच्चियों से संबंधित प्रकरण है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो BBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं। तो ऐसे लगभग 250 बच्चों को मैं आर्थिक सहायता कर चुका हूँ। और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो गुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, जिनको मैं व्यक्तिगत अपने खर्चे से, अपनी वेतन से पैसा निकाल कर उनकी फीस जमा करता हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि जैसे मान लिया जाए जो नाबालिग बच्चियां हैं, अगर वो जो पोक्सो से पीड़ित हैं, कि अगर उन बच्चियों का रेप होता है तो उस मामले में मैं थोड़ा सा ज्यादा सजग रहता हूँ। उसमें दो प्रकार की बातें हैं। एक तो जैसे SC ST की अगर बालिकाएं हैं, उनका अगर रेप या गैंग रेप होता है तो वो तो चलो समाज कल्याण विभाग की तरफ से वो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसमें 5 लाख से 10 लाख तक के जो है एक केस में, वो धाराओं पर निर्भर है, धाराएं कौन सी लगी हुई है तो उस पर निर्भर है। इसी प्रकार से यदि मेरे दिमाग में एक बात आई कि यदि सामान्य जाति की कोई बालिका किसी का रेप होता है तो उनके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, तो इसमें मैंने गहनता से विचार किया, विचार विमर्श किया, पता किया। तो भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने एक नालसा एक योजना है, उस योजना का मैंने पता लगा करके कई बालिकाओं को इसका फायदा पहुंचाया है। 5 बालिका ऐसी है, चूंकि नाम बताना इस एक्ट में वो होता है, मतलब उचित नहीं होता, प्रतिबंधित होता है, और क्षेत्र का नाम भी बताना ठीक नहीं रहता है। तो 5 बालिका ऐसी हैं जिनको मैंने 45 लाख की अमाउंट धनराशि सरकार से उनको दिलवाई है, और उन बच्चियों को बड़ी राहत मिली है। अब चूंकि पहले मैं उत्तराखंड में ही काम करता था, पहले उत्तरकाशी में किया, फिर उत्तराखंड में किया, फिर अब मेरा लेवल थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं उत्तर प्रदेश से भी मेरे पास केस आने लग गए हैं। और अब मैं चूंकि वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन की संस्था से भी मैं जुड़ गया हूँ, यूनाइटेड नेशन की संस्था से भी जुड़ गया हूँ। मैं यूनाइटेड नेशन का मैं नेशनल मेंबर हूँ, और वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडिया का। तो ये सब सामाजिक, ये सारी चीजें मानवता के लिए मैं कार्य करता हूँ। मेरा जो मुख्य उद्देश्य जो रहता है, हम ये चाहते हैं कि कोई मानवता के लिए कार्य होने चाहिए कि अगर किसी की पैसे की वजह से किसी की शिक्षा रुक रही है तो वो नहीं रुकनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर चंद्रलाल भारती, जिन्होंने बताया कि वो कई जो है छात्रों की अभी भी फीस भरते हैं। कुछ बच्चियों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, सामान्य वर्ग की बच्चियों का, उनका भी उन्होंने हेल्प की है, और वो सामाजिक कार्य लगातार करते जा रहे हैं। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रुड़की में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। मंगलौर क्षेत्र में पुलिस और CIU की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 लाख रुपए की स्पैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान हसीन उर्फ तोता के रूप में हुई है, जो लक्सर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली है, जिसका इस्तेमाल वह सप्लाई के लिए कर रहा था। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।
रोडा वाली रोड पे एक व्यक्ति जिसका नाम हसीन उर्फ तोता है, उसको पकड़ा। सीओ साहब की मौजूदगी में उसकी जामा तलाशी हुई तो उसके कब्जे से 260 ग्राम स्मैक मिली है। ये वो व्यक्ति है जो पहले भी थाना मंगलौर में एक एनडीपीएस के मामले में वांटेड है और 5000 का इनामी है। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई कर रही है। साथ ही हम ये देखेंगे कि व्यक्ति बैकपैक कहाँ से लेके आया और फॉरवर्ड किसको बेचने वाला था। ये अभी हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें होंगे उनके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंजारावाला गांव में अवैध खनन का मामला सामने आया, जहां आरोप है कि रात के अंधेरे में डंपर और जेसीबी मशीनों के जरिए ग्राम समाज की सरकारी जमीन को खोदकर खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि ग्रामीणों और बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के कारण खनन माफिया बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के जवाड़ी पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक बैलेनो कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट रतुड़ा की टीम उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर खाई में फंसे 2 घायलों को बेहद मुश्किल हालात में सुरक्षित बाहर निकाला। दोनों को स्ट्रेचर के जरिए रोड तक लाकर प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा दिया। एसडीआरएफ की तुरंत कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। वहीं देहरादून में आज उत्तराखंड की लोक संस्कृति और सामाजिक संदेश को दर्शाती फीचर फिल्म आई लव पुलिंडा का पोस्टर रिलीज किया गया। इस मौके पर प्रदेश की जानी मानी लोक गायिका मीना राणा समेत कई कलाकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिल्म का निर्माण कोटद्वार के पास स्थित पुलिंडा क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर किया गया, जिसमें पहाड़ की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को दिखाने की कोशिश की गई। निर्माता निर्देशक किशन डागर ने बताया कि फिल्म का मुख्य उद्देश्य पलायन जैसे गंभीर मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना है और रिवर्स पलायन की दिशा में प्रेरित करना है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पलायन को हमने इसमें समस्या माने ही नहीं। पलायन तो एक संघर्ष से बचने का तरीका है। जो पलायन है उसको हम समस्या नहीं मान रहे, वो अपनी समस्याओं से बचने के लिए पलायन कर रहे हैं लोग, उनसे संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक सॉल्यूशन दिया, एक पुलिंडा गांव को आदर्श मान के कि अगर हम ये काम हम सब गांव में करें तो पलायन निश्चित रूप से रुके। कहानी बताएंगे सर फिल्म में क्या है पूरी से ज्यादा? हाँ, एक रिटायर्ड टीचर अपने गाँव आता है, पलायन से दुखी है, स्कूल बंद हो रहे हैं, लोग नहीं है, युवा है नहीं, बाकी के बचे हुए लोग केवल इंतजार कर रहे हैं। उस समस्या से, उस विषय से एक रिटायर्ड टीचर कैसे बदलाव लाता है अपने गांव में टूरिज्म और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर काम करता है। वहीं देहरादून के चंद्रबनी चौक क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ा अग्निकांड होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक एक ब्यूटी सैलून में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते आसपास की दुकानों में भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। सुबह करीब 9:41 पर सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने होजरी लवाल और डिलीवरी होज पाइप की मदद से आग फैलने से रोका, जिससे आसपास की दुकानों को बड़ी नुकसान से बचाया जा सके। मौके पर गेल फायर सर्विस की टीम भी मौजूद रही। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।